हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खबरें होती हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, अभी मैं 3 दिनों से वीडियो कोई अपलोड नहीं कर रहा था ड्यू टू मैं बहुत बिजी था, और वीकली वाला मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, वो यहाँ से अपने पॉइंट्स निकाल सकता है। इवन एसएससी का भी कोई स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है तो वो करंट अफेयर यहाँ से ईजिली याद कर सकता है और देख सकता है। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 16 जनवरी। बिना किसी देरी के साथ चलिए शुरू करते हैं। खैर, आज हिंदू की प्रिंटिंग नहीं हुई थी, द हिंदू का आज न्यूज़ पेपर नहीं आया था। क्यों? क्योंकि कल पोंगल था। पोंगल खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति, जो भी जहाँ बोला जाता है वो कल था, जिसकी वजह से हिंदू नहीं छपा था। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस छपा है तो इंडियन एक्सप्रेस की मैं न्यूज़ लेके आया हूँ। तो खैर, ये पहली खबर है। ये खबर आप जान भी गए होंगे, देख भी लिया होगा, काफ़ी दर्दनाक खबर है कि नेपाल में एक प्लेन क्रैश हुआ है, येती एयरलाइंस का। राइट, येती एयरलाइंस का। और ये एयरलाइंस यानी कि ये प्लेन डोमेस्टिक प्लेन था। राइट, डोमेस्टिक था यानी कि नेपाल में ही था। ठीक है, जो जा रहा था काठमांडू से पोखरा। ये एक नया ओपन नया एयरपोर्ट बना है, तो ये जा रहा था और बीच में जॉर्ज में, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में ये जो गड्ढा होता है ये जॉर्ज कहलाता है। ज्योग्राफी का एक टर्म जॉर्ज है। तो इसी में क्या हुआ, क्रैश कर गया। तो इसमें इंडियंस भी थे, रशियंस भी थे, अर्जेंटीना के थे, और इवन यूएस के भी। यूएस के आई थिंक नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो जो 68 प्लेन मेंबर थे वो मारे गए, 72 इसमें बोर्ड थे। अभी तक लाशें नहीं मिल पाई हैं कुछ। और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, जिसमें से 4 यूपी के हैं, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के 4 दोस्त हैं जो टेंपल गए थे पशुपतिनाथ यानी काठमांडू में है। और इवन जो भूकंप आया था 2013 आई थिंक में, तो 2013-12 में, तो वो यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था मंदिर। तो ये बात है। ठीक है, और ये खबर है जो काफ़ी इससे मिलती जुलती है कि 18 क्रैशेस इन 22 ईयर्स, मोर देन 350 किल्ड। ठीक है, 18 क्रैशेस हुए हैं पिछले 22 सालों में, जिसमें करीब 350 से ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? नेपाल में। ठीक है, इवन अगर हम देखें तो 1.25 ईयर्स में एक बार हुआ है। ठीक है, क्रैश हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर नेपाल में क्रैशेस क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक रीज़न है फॉग। ठीक है, फॉग किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे क्या है, सभी तरफ माउंटेन्स हैं। राइट, माउंटेन है, हिली रीजन है। तो हिली रीजन पे क्या होता है, फॉग होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अलग होता है। ठीक है, प्रेशर अलग होता है, तो प्रेशर की वजह से यहाँ पे फॉग होता है। वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन तो नहीं बता, ठंडी पड़ती है। राइट, तो ये है। उसके बाद हाइट भी एक इशू है, तो अगर फॉग है तो फॉग से हाइट नहीं दिखती है। ठीक है, यानी कि कोई पहाड़ छिपा रहता है और ये आके क्रैश कर जाता है, तो ये हाइट इशू है। तो करना ये चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है इवन, तो उनको एयर कंट्रोलर को थोड़ी सी हाइट बढ़ानी चाहिए अपने एयरप्लेन की। ठीक है, और एयरपोर्ट ऐसी जगह पे नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे जिसके सराउंडिंग में अगर हम 5-10 किलोमीटर की बात करें तो 10 किलोमीटर में काफ़ी माउंटेन्स कम हो। ठीक है, पीक्स कोई ना हो, तो ये रीज़न अपनाए जा सकते हैं। खैर, इसमें जो एक पायलट थी, उनके जो हस्बैंड थे, उनकी भी क्रैश 16 साल पहले में डेथ में मौत हो गई थी। राइट, तो इनकी जो पायलट हैं, जो अभी कल क्रैश हुआ है येती एयरलाइंस का जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो उनके जो पायलट थे, को पायलट, उनके जो हस्बैंड थे, उनकी भी डेथ 16 साल पहले हुई थी प्लेन क्रैश में। वो ये भी एक क्या थे, एक पायलट थे। राइट, और ये भी कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। तो ये देखे सोचने वाली बात है। राइट, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक इशू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इशू जानेंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, और ये काफ़ी एक ट्रेजिक सिचुएशन आ पड़ी है। तो हुआ ये है कि जो इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स क्या
हुए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कहाँ पे? कतर में, ठीक है, कतर में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये गिरफ्तार किए थे करीब अगस्त 30 को, ठीक है। और ये गिरफ्तार क्यों हुए हैं ये तक पता अभी तक नहीं चला है, ना ही कतर की गवर्नमेंट ने बताया है कि ये गिरफ्तार क्यों हुए हैं, ठीक है। और इनको रखा गया है अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, राइट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब कि इनको अलग अलग रखा गया है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, जहाँ से इनका जो कांटेक्ट है वो नो कांटेक्ट है, राइट, कि आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको वीक में एक बार इनको फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन कॉल के लिए दिया जाता है, ठीक है, या फ़ोन कॉल से बात कर लीजिए। तो ये था। खैर देखते हैं कि हुआ क्या है, राइट। तो एक ओमान के नागरिक हैं, ओमानी रॉयल एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे, रिटायर्ड। इन्होंने एक कंपनी खोली, ठीक है, इन्होंने एक कंपनी खोली, दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है और ये क्या प्रोवाइड कराती है? डिफेंस के मामले में डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कराती है? डिफेंस सर्विस में जो भी सर्विसेज हैं डिफेंस की उनको प्रोवाइड कराती है। तो ये लोगों को हायर करती थी, ठीक है, ये लोगों को हायर करती थी और जिसमें से 8 इंडियंस को हायर किया था, ठीक है, 8 इंडियंस को हायर किया था, क्योंकि ये एक्स मैन सर्विसेज को हायर करती थी, ठीक है। तो इंडिया के जो ऑफिसर से यहाँ पे अप्लाई किया था अपनी सर्विस के बाद और रिटायर होने के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था दाहरा में, ठीक है। तो जब ज्वाइन कर लिया तो ये काम कर रहे थे, तो 30 अगस्त को सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, 30 अगस्त को सबको गिरफ्तार कर लिया गया, इवन जो इसके हेड है इनको भी। पर इनको क्या हुआ कि इनको 30 नवंबर को छोड़ दिया गया, राइट, इनको नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो अभी बताया नहीं जा रहा है कि हमने क्यों गिरफ्तार किया है, ठीक है। और जो भी सरकार पूछ रही है, सरकार खैर इवन इंटरवीन नहीं की है, अभी बातचीत चल रही है, तो कई सारे मुद्दों में बातचीत हुई है, पर ऐसा कोई कतर की जो गवर्नमेंट है वो बताने में असमर्थ रही है और वो बता नहीं रही है किसी को कि हमने गिरफ्तार क्यों किया है और चार्जेस वगैरह क्या हैं, और इनको अलग अलग सेल में भी रखा गया है। बहरहाल जो इंडियन के डिप्लोमेट्स हैं, जो इंडिया डिप्लोमेट्स हैं, हमारे स्पोक पर्सन है अरिंदमन बागची, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है। तो इनसे सवाल पूछा गया कि सर आप ये बताइए कि कतर की गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, क्यों गिरफ्तार किया है। तो इन्होंने बताया कि ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं ये जाके कतर काउंटर पार्ट से पूछिए, कतर के लोगों से पूछिए या फिर कतर के डिप्लोमेट से पूछिए। तो कतर की गवर्नमेंट अभी बताने को तैयार नहीं है और हम देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल जो हमारे कतर से रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया और कतर का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। और 2021 में हमने करीब 12-15 बिलियन डॉलर का क्या किया है, ट्रेड किया है, जिसमें 13 बिलियन डॉलर का हमने क्या खरीदा है, एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस हमने लिया है, ठीक है। ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा है हमारे यहाँ और करीब वहाँ पे 80 लाख इंडियन्स रहते हैं जो कि काम करते हैं, ठीक है। अभी कतर ने होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो काफ़ी साउथ एशियन कंट्री के थे, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिटीजन्स थे जो वहाँ पे हेल्प कर रहे थे, लेबरर्स थे। इन पे मैंने बताया भी था कि वो अब क्या फेस करेंगे। फीफा तो ख़त्म हो गया, अब इनके काम भी ख़त्म हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे अब, ये भी एक मेजर इशू बचा था मिडिल ईस्ट में। तो ये नेशनल हमारे जो बायलैटरल टाइज है वो काफ़ी अच्छे हैं। इवन जो हम नेवल एक्सरसाइज करते हैं कतर के साथ, अल बहर, ठीक है, अल बहर जो नेवल एक्सरसाइज है वो हम कतर के साथ करते हैं। हमारे जो टाइज हैं वो भी अच्छे हैं, हमने एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है डिफेंस के मामले में। तो ये सब बातें हैं अलग अलग जो कि कतर के साथ हमने की हैं।
पर ये जो एयरफोर्स जो भी इंडियन नेवी के जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है और उनको आइसोलेटेड सेल में क्यों रखा गया है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि चाइना से कहा गया है कि आप अपने डेटा दीजिए। तो डब्ल्यू एच ओ ने कहा है चाइना से कि चाइना आपके यहाँ जितनी भी डेथ्स हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है कोविड की वजह से, जो कोविड वेव आई थी अभी वहाँ पे, तो उसके डेटा आप रिलीज़ कीजिए, उसके डेटा बताइए, ताकि जो भी दुनिया में और भी कंट्रीज़ हैं उनको हम आगाह कर सकें, उनको हम बता सकें, वो भी रिसर्च कर सकें और वो भी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो बहरहाल अगर हम बता दें तो 60,000 डेथ्स हुई हैं अभी वहाँ पे। 60,000 डेथ्स हुई हैं सिर्फ दिसंबर से जनवरी के बीच में। ठीक है, एक महीने के बीच में वहाँ पे 60,000 लोग मारे गए हैं कोविड की वजह से। और पर वहाँ की सरकार का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोग मरे हैं, 5500 लोग मरे हैं किससे, कोविड से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 5503 पीपल डाइड रेस्पिरेटरी कॉज्ड बाई कोविड एंड जो भी अलग वाले हैं वो किससे मरे हैं, हार्ट डिजीज़ और अदर फेलियर से। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर चाइना छुपा क्यों रहा है, और इनफैक्ट थोड़े थोड़े बाहर तो अब ला रहा है। इनफैक्ट पहले तो बाहर नहीं लाता था न्यूज़, अब खबरें आ रही हैं और देखने वाली बात हो गई कि आगे क्या होता है। बहरहाल अभी कोविड की वेव ख़त्म हो गई है, ख़त्म क्या कम हो गई है, पर अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, खैर अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है कि अब मिस यूनिवर्स नई चुन ली गई हैं और ये गैब्रिल है, बोनी गैब्रिल है, जो मिस यूएसए थी लास्ट टाइम, मिस यूएसए थी, और इस बार क्या बन चुकी हैं, मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। हमारी तरफ इंडिया से किसने इनको क्राउन पहनाया था, क्योंकि मिस यूनिवर्स यहीं से थी, तो वो थी हरनाज संधू। ठीक है, और उससे पहले हमारे इंडिया से अगर हम बात करें तो वो थी सुष्मिता सेन और थी लारा दत्ता। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया से रह चुकी है मिस यूनिवर्स। खैर अगली खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने कल क्या सेलिब्रेट किया है कि इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया है। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया है कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन से किया है, 75th एडिशन हमने सेलिब्रेट किया है बेंगलुरु में। तो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, 1949 में क्या हुआ था कि हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए थे, 1947 में आज़ाद हो गए थे, और हम 1949 तक हम सॉवरेन हो गए थे, यानी कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हेड होगा और वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो इनफैक्ट हमने 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, अडॉप्शन किया था फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 1949 में क्या हुआ कि जब हमने यहाँ के जो कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, इंडिया के जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे, ब्रिटिश से थे, क्योंकि हम तभी तक गुलाम थे, पर हमें यहाँ तक पूरी मिल नहीं पाई थी 1949 तक। तो जो कमांडर इन चीफ ने अपनी कमांडर इन चीफ छोड़ी और उनका नाम था फ्रांसिस बूचर। ठीक है, तो इन्होंने कमांडर चीफ की जो भी अथॉरिटी है वो किसको दे दी, वो दे दी के एम करियप्पा को। ठीक है, के एम करियप्पा को, और ये दी थी 15 जनवरी को। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फ्रांसिस बूचर लास्ट कमांडर इन चीफ थे इंडिया ब्रिटिश के, और के एम करियप्पा पहले थे, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। बहरहाल अगर हम आर्मी डे की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन ये लिए गए, डिसीजंस क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे पीएम मोदी साहब इंटरेक्ट हुए। ठीक है, राजनाथ सिंह इनको देखे, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, राजनाथ सिंह वो भी गए थे। तो ये पहली बार बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, बेंगलुरु में इसलिए सेलिब्रेट किया, हमेशा न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, तो डिसीजन ये लिया गया कि कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाए। क्यों, क्योंकि जो के एम करियप्पा साहब थे वो कहाँ के थे, कर्नाटका के थे, और ये एडिशन नेशनल कैपिटल में हमेशा नहीं हो सकता है, और भी देशों में और भी देश की जगहों पे किया जाना चाहिए, तो इस वजह से बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई कि अगर अभी क्या होने वाला, अगर हेडलाइन हम पढ़ें तो उसमें है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध को देखते हुए
यूक्रेन और रशिया के युद्ध को देखते हुए हमें अपनी आर्मी को क्या करना चाहिए, मजबूत बनाना है, ठीक है, मजबूत बनाना है। और मजबूत बनाने के साथ साथ हम ये तैयार रहना है कि अगर हमारे यहाँ कहीं से अटैक होता है, वो चाहे पड़ोसी मुल्क हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम क्या कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को बचा सके। खैर, हम कहीं पे अटैक नहीं करते हैं, ठीक है, हम कहीं पे अटैक नहीं करते हैं। इंडिया इस बात का सबूत है कि इंडिया ऐसा देश है कि इंडिया ने कभी भी किसी बाहरी कंट्री पे अटैक नहीं किया है, वो चाहे टेरिटोरियल क्लेम हो, राइट, टेरिटोरियल क्लेम पे भी नहीं किया है और युद्ध में भी नहीं किया। बस हाँ, युद्ध का जवाब ज़रूर दिया है, जैसे कि चाइना के साथ हुआ और पाकिस्तान के साथ हुआ, इवन बांग्लादेश के साथ जो हो रहा था। खैर, तो ये बातें हुई। तो जो वहाँ पे निकल के सामने आई कि इंडियन आर्मी ने काफ़ी हेल्प की थी, कब, ऑपरेशन गंगा में, राइट, याद है आपको, ऑपरेशन गंगा में। ये ऑपरेशन गंगा कब हुआ था, ये हुआ था 26 फरवरी को, मतलब स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि जो यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कंट्री ले आना था। तो इस बात को लेके राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बात को, ऑपरेशन गंगा चालू करने के लिए पीएम मोदी साहब ने यूएस के प्रेसिडेंट से, ठीक है, रसिया के प्रेसिडेंट से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की थी और कहा था कि आप थोड़ी देर तक युद्ध को रोक दीजिए, जिसकी वजह से यूक्रेन में जो भी विद्यार्थी हमारे फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनको हम अपने देश में ला सकें, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा डायरेक्टली यूक्रेन से नहीं किया गया था, वो पड़ोसी मुल्कों से किया गया था। जैसे रोमानिया में, रोमानिया से हमने इवैक्यूएशन किया था, मोल्डोवा से किया था, ठीक है, मोल्डोवा से किया था, हंगरी से किया था, पोलैंड से किया था, पोलैंड से किया था और स्लोवाकिया से किया था, ठीक है। तो इन जगहों से हमने क्या किया था, इवैक्यूएशन किए थे इंडियन स्टूडेंट्स के। और इसमें एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या गए थे, हंगरी गए थे और पोलैंड गए थे और यहाँ से स्टूडेंट्स को ले आए थे, ठीक है। तो ये बात है। खैर, अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी रिसेंट, जो हमारे, अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान। बिपिन रावत जी की डेथ के बाद अब काफ़ी खाली थी पोस्ट, तो लास्ट ईयर में इनका अपॉइंटमेंट हुआ और ये एक रिटायर्ड हैं, ये एक रिटायर्ड थे, इनका फिर से अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है। और अगर हम आर्मी चीफ की बात करें, आर्मी चीफ की, वो मनोज पांडे जी हैं, ठीक है, मनोज पांडे जी। अगर इनकी हम बात करें तो ये पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो कि टेक्निकल फील्ड से हैं, राइट, टेक्निकल फील्ड से हैं, ठीक है, तो ये टेक्निकल से हैं। और अगर हम नेवी की चीफ की बात करें तो वो है एडमिरल हरि कुमार, ठीक है। और अगर हम एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स के जो चीफ है वो है विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो ये सारे हैं, ये याद, छोटी छोटी एग्जाम्स में ये तो पूछ लेगा CDS अभी कौन है, ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, देखना मत भूलिए। और आई एम सो सॉरी फॉर 2 दिन तक मैं नहीं कर सका। और जो करंट अफेयर वीकली का है वो मैं कंपाइल कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही कर दूँगा, ठीक है। इस वीक नहीं, मैं नेक्स्ट वीक से क्या करूँगा कि जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो लूँगा और पॉलिटी के लेक्चर्स पे मैं अभी काम कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीक वो शुरू हो जाएंगे। खैर, तब तक मिलते हैं कल, रखिए, बाय बाय, टेक केयर।